हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका इग्नो के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इकाई 5 पर। इकाई 5 में हम लोगों को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है अनुवाद, अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार। अनुवाद क्या होता है, उसके सिद्धांत कौन से हैं, उसका व्यवहार क्या है, और उससे भी पहले अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है, उसकी क्या व्याख्या है। अनुवाद को दूसरी भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया, अर्थ ग्रहण और उसके अंतर्गत शब्द बोध, वाक्य बोध, रचना बोध और इसके अतिरिक्त अनुवाद की प्रक्रिया का दूसरा भाग संप्रेषण, जिसमें शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत और रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। इन सब बातों पर और इसके अतिरिक्त अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, अनुवाद के रास्ते में जो समस्याएं हैं उन पर, इत्यादि सब बातों पर इस इकाई में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले तो अनुवाद होता क्या है। अगर बच्चों मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो अनुवाद होता है जिसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अर्थात किसी एक भाषा में कोई एक बात कही गई है, लिखी गई है, उसे वैसे ही जैसे वो है, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए किसी दूसरी भाषा में लिखना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति जो इंग्लिश की लिखी हुई है, एक पंक्ति, एक पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश का हमारे पास है, और उस पंक्ति को, उस पैरा को पढ़कर हमने अनुवाद करना है उसका इंग्लिश भाषा से हिंदी भाषा में, उसको बदलना है हमें। तो इस प्रकार बिना अर्थ को बदले केवल भाषा को बदलना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अनुवाद हम लोग किसे कहते हैं, और इंग्लिश में हम अनुवाद को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और संस्कृत भाषा में हम अनुवाद को पुनरावृत्ति कहते हैं, अर्थात दोबारा दोहराना। दोहराना क्या मतलब, दोहराना का क्या अर्थ, दोहराना का अर्थ है कि जो हमारे पास पहले है, जो विचार हमारे पास पहले हैं, जो लिखित में हमारे पास पहले है, उस लिखित को बिना किसी उसके स्वरूप को बदले, उसके अर्थ को बदले, उसे किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना, यह क्या कहलाता है, यह अनुवाद कहलाता है। ये जो मैंने आपको बताया बेटे, इस परिभाषा से एक बात और स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है। वो क्या बात है कि जो हमने कहा, जो हमने लिखा हुआ अनुवाद किया,
उसमें दोहराना, दोहराई अर्थात उसमें भी वही बात कही गई उस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में भी, और वही बात जो है अब हमने हिंदी भाषा में बोल डाली। तो दोहराना जो है, दोहराई जो है, कहे हुए को फिर से कहना जो है, उस पर विशेष बल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। अर्थात किसी लेखक द्वारा लिखी हुई किसी रचना को किसी दूसरी भाषा में लिख देना अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद एक चीज़ तो हो गई कि वो किसी रचना को बदल देना, भाषा को बदल देना अनुवाद हो गया। इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं। एक है इसका विषय पक्ष और दूसरा है इसका भाषा का पक्ष। कथ्य को अच्छी तरह समझने के लिए किसी भी अनुवादक को विषय और भाषा दोनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवादक है, जिसने भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना है, तब्दील करना है, तो उसके लिए वह यह आवश्यक है कि वह विषय और भाषा दोनों को अच्छी तरह से समझ ले। तो इसके लिए उसका ज्ञानवान होना और उसका दोनों भाषाओं में, जिस भाषा से वो पढ़ रहा है और जिस भाषा को किसी दूसरी भाषा में वो तब्दील कर रहा है, बदल रहा है, दोनों भाषाओं पर उसकी पैनी पैठ होनी चाहिए। अर्थात वो व्यक्ति जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवादक है, वो दोनों भाषाओं में सिद्धस्थ हो। तो ये एक अच्छा गुण माना जाएगा एक अनुवादक का। तो जो अनुवादक इस कला में माहिर है, जो अनुवादक दोनों भाषाओं की समझ रखता है, जो अनुवादक विषय और भाषा दोनों पर पकड़ रखता है, वही एक अच्छा अनुवादक बन सकता है और वही एक अच्छी अनुवाद की गई रचना पाठक के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। तो बच्चों, अब तक हमने चर्चा की कि अनुवाद क्या होता है, उसे किस भाषा में क्या कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त एक अच्छे अनुवादक में कौन सा एक विशेष गुण होना अति अनिवार्य है। इन सब बातों पर हमने चर्चा की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अनुवाद के अंतर्गत दो विभिन्न भाषाओं का अस्तित्व होता है। कौन सी दो विभिन्न भाषाएं? एक स्तोत्र भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। स्तोत्र भाषा से तात्पर्य क्या है? उस मूल भाषा से है जिससे अनुवाद किया जाता है, और लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें या जिसके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ आ गई बात कि एक तो वो भाषा जो हमने पढ़नी है पहले और समझनी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में दिया गया कुछ पंक्तियां या कुछ पैराग्राफ जो हैं वो हमने पढ़े, तो उसके बाद हमने उस अंग्रेजी भाषा को पढ़ करके जो उसमें लिखा था वो समझा और उसको दूसरी भाषा में हमने अनुवाद कर दिया, उसका ट्रांसलेट कर दिया, उसको दूसरी भाषा में बदल दिया।
तो ये क्या था? लक्ष्य भाषा, और ये क्या था? स्तोत्र भाषा। ठीक है, स्तोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा। अंग्रेजी भाषा को हमने हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, मलयालम में, गुजराती में, या गुजराती भाषा को हमने पंजाबी में, या हिंदी भाषा से कोई जो उपन्यास या कोई नाटक या कोई कृति किसी रचना को हमने पंजाबी भाषा में बदल दिया, या पंजाबी भाषा से उठाकर उसे हिंदी भाषा में बदल दिया, या तेलुगु भाषा से उठा करके उसे हमने गुजराती भाषा में बदल दिया, अंग्रेज़ी भाषा से उठा करके हमने उसको किसी और भाषा में बदल दिया। तो ये सब क्या है? ये अनुवाद है। स्तोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा। स्तोत्र भाषा जिससे अनुवाद किया जाता है, जो भाषा, जिस भाषा से हमने अनुवाद करना है वो भाषा कौन सी कहलाएगी? स्तोत्र भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वो भाषा कौन सी कहलाती है? लक्ष्य भाषा। तो ये आपने याद रखना है कि स्तोत्र भाषा कौन सी होती है और लक्ष्य भाषा कौन सी होती है। इसके अतिरिक्त आपने ये याद रखना है कि अनुवाद कहते किसे हैं? अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद को और किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं अनुवाद की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। पहले चरण को हम क्या कहते हैं? अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझना। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अर्थ जो है उसको हमने बदलना नहीं है। जो भाषा, जो पंक्तियाँ, जो रचना हमने पढ़ी, हमने उसका अर्थ जो है उसको ग्रहण करना है, और अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए हमने उसको दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, उसे दूसरी भाषा में बदलना है। तो पहले चरण को हम अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझना कह सकते हैं, और दूसरे चरण को हम संप्रेषण या दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी भाषा में वही बात कहना। ठीक है, हम उसे संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है कि किसी दूसरे तक अपनी बात को है जो पहुंचाना। ठीक है, तो 2 चरण हो गए, समझाना और कहना। ठीक है, समझने की प्रक्रिया और फिर कहने की प्रक्रिया। पहले हमने रचना को पढ़ा, समझा, उसके बाद हमने उसे किसी दूसरी भाषा में, किसी अन्य भाषा में बदल दिया। तो इस प्रकार 2 चरण हुए, संप्रेषण और अर्थ ग्रहण। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं शब्द बोध की। शब्द बोध क्या होता है? अर्थ ग्रहण करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप उस सामग्री को, चाहे वह साहित्यिक रचना हो या कुछ और हो, जिसका आपने अनुवाद करना है, वह अच्छी तरह से पढ़ें। क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमने क्या लिखना है? दूसरी भाषा में, जिस भाषा में हमने अनुवाद करना है उसमें हमने क्या लिखना है। तो पहले तो उसे पढ़ना, शब्द बोध, फिर उस जो आपने पढ़ा उसको समझना। तो ये प्रक्रिया जो है अक्सर हमारे मन में आता है कि क्या ये प्रक्रिया एक बार में संभव हो सकती है? नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी रचनाएं या कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें एक बार पढ़ लेने से समझ नहीं आती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें बच्चों ये करना होगा कि हम उस रचना को एक बार से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लो, नहीं समझ आई तो दूसरी बार फिर पढ़ लो। दूसरी बार में हमें लगा कि हमें थोड़ी सी समझ आ गई, हमें रचना का शुरुआती हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन उसका बीच वाला हिस्सा या उसका अंत जो है वो हमें समझ में नहीं आया। तो हम उस रचना पर एक बार फिर कार्य कर सकते हैं, उसे एक बार फिर पढ़ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहरानी होगी जब तक कि हम उस रचना को पूरी तरह समझ ना लें। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अनुवादक जो है उसमें संयम का होना अति आवश्यक है।
क्योंकि अगर वो रचना को पढ़ेगा, समझेगा, तभी तो वो दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकेगा ना। अगर उसने, जैसे मान लो मैंने आपको पहले उदाहरण बताई थी, उसने हिंदी भाषा में कोई कहानी पढ़ी, हिंदी भाषा में उसने कोई कहानी पढ़ी, तो उस कहानी को उसने हिंदी भाषा से मराठी भाषा में तब्दील करना है, बदलना है। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले हिंदी भाषा में जो उसने कहानी पढ़ी है उसको ध्यान से वो समझेगा, समझेगा ना, तभी तो वो उसको बदलेगा दूसरी भाषा में। और कहानी से उसने क्या सीखा, ठीक है, कहानी से क्या शिक्षा मिली, उसने क्या सीखा, कहानी क्या अर्थ क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी का सार क्या है, कहानी के प्रमुख बिंदु क्या हैं, इन सब बातों को वो समझेगा, अपने ध्यान में रखेगा, और तभी वो उस कहानी को किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम हो पाएगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि उसे शब्द बोध का ज्ञान हो। और दोनों भाषाएं जिसमें से उसने पढ़ना है और जिसमें उसने तब्दील करना है, बदलना है, अनुवाद करना है, दोनों भाषाओं में वो अच्छे से सिद्धहस्त हो। वाक्य बोध, दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं बेटे। वाक्य बोध क्या होता है? तो बात वही है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं ना। अगर शब्द हैं तो शब्दों को जोड़ करके हमने क्या बना लिया? वाक्य बना लिया, ठीक है। तो वाक्यों को समझना, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कहानी में कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका अर्थ जो है वो अनुवादक को नहीं मालूम है, या जिसके अर्थ को लेकर वो संशय में है, दुविधा में है कि इसका अर्थ जो है मैं क्या समझूं, क्या निकालूं। तो वहां पे वो क्या करेगा? इस समस्या के हल के लिए वो क्या करेगा? वो कोश आप समझते हो ना, डिक्शनरी, शब्दकोश, उसका सहारा ले सकता है। क्योंकि भाषाएं जो हैं, शब्द जो हैं, वहां पर क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि जहां पर जिस पंक्ति में जो शब्द प्रयोग किया गया है वहां उसका अर्थ जो है वो अनुवादक के द्वारा सही ग्रहण किया जाए। अगर अर्थ सही ग्रहण नहीं किया जाएगा तो अनुवाद भी जो है वो सही नहीं हो पाएगा। तो वाक्य बोध भी अपना एक विशेष स्थान एवं महत्व जो है रखता है। अनुवाद की प्रक्रिया में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रचना बोध। शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है, वाक्यों का समझना जरूरी है, और उसी प्रकार रचना का बोध होना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों रचना का बोध क्यों आवश्यक है? क्यों? इसका तो बहुत सरल सा उत्तर है बेटे कि क्योंकि हमने उस रचना को ही अनुवाद करना है, बदलना है किसी दूसरी भाषा में। अगर हमने पूरी कहानी पढ़ ली, पूरा उपन्यास हमने पढ़ लिया, लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद, उस उपन्यास को पढ़ने के बाद, उस नाटक को, संस्मरण को, रिपोर्टाज को, आत्मकथा को, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद हम उसका पूर्ण अर्थ ग्रहण नहीं कर पाए या उस रचना का बोध हमें नहीं हो पाया, तो क्या हम अनुवाद करने में सक्षम होंगे? नहीं। तो रचना का बोध होना, विषय की पूरी जानकारी होना भी
अनुवादक के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, अनुवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी वह सटीक अर्थ जो है वो ग्रहण कर सकता है। और यही नहीं, अनुवादक में और भी बहुत से गुण होने चाहिए। अनुवाद की प्रक्रिया का जो दूसरा भाग है वो है संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपनी बात को कहना, किसी दूसरे के सामने अपनी बात को कहना, रखना, प्रस्तुत करना। तो एक अच्छा अनुवाद, एक अच्छी अनुवाद की गई रचना तभी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, उपयोगितापूर्ण मानी जाएगी, जब उसका संप्रेषण का माध्यम जो है वो सही होगा। ठीक है, संप्रेषण का जो माध्यम है वो सही होगा। संप्रेषण में हमें यह पता चल जाता है कि पहले चरण में हम कितने सफल रहे, पहले चरण में हम कितने सफल रहे। और पहला चरण क्या था? रचना को पढ़ना, समझना। किस रचना को? जहां से हमने अनुवाद करना है, जिस भाषा का हमने किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, उस रचना को समझना। अगर हम उस रचना को, पहले तो ऐसे ही करोगे ना, पहले जो रचना जिसमें आपने अनुवाद करना है, ठीक है, आपने हिंदी से गुजराती में अनुवाद करना है, तो पहले तो ये आवश्यक है कि आप हिंदी अच्छे से जानते हो, आप हिंदी को अच्छे से लिख बोल पढ़ सकते हो, आप हिंदी के शब्दों का पूर्ण ज्ञान रखते हो, आप देवनागरी लिपि के बारे में जानते हो। तो अगर आप इन सब बातों को जानते हो, आप रचना को सही ढंग से आपने पढ़ लिया और उसका अर्थ जो था वो आपने पूर्ण रूप से समझ लिया, तो तभी तो आप उसे किसी दूसरी भाषा में, जिस भाषा में भी आप अनुवाद करना चाहते हो, उस भाषा में अनुवाद कर पाओगे ना, नहीं तो वो ये संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो शब्दों की समतुल्यता का सिद्धांत है, शब्दों की समतुल्यता का सिद्धांत है, वो भी अति आवश्यक है अनुवाद की प्रक्रिया में। क्यों? अगर आप किसी शब्द जो आपने हिंदी भाषा से पढ़ा, उसके लिए प्रयुक्त शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं लगा पा रहे, तो भी अनुवाद जो है वो सही नहीं माना जाएगा, सटीक नहीं माना जाएगा। तो प्रत्येक शब्द के लिए जो दूसरी भाषा का शब्द है वो भी सटीक और सही होना चाहिए। शब्दों की समतुल्यता का सिद्धांत जो है वो भी अनुवाद में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक मैं आपको शब्द बोलता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि इलाज, वह कल अस्पताल इलाज कराने जाएगा। ठीक है, तो इस पंक्ति को आपने अनुवाद करना है पंजाबी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या गुजराती भाषा में, मराठी में, मलयालम में, तमिल में, किसी भी भाषा में। तो सबसे पहले तो आपने ये जो पंक्ति पढ़ी, लिखी हुई पढ़ी, बोली हुई आपने सुनी, तो इस पंक्ति को आपने अच्छे से समझना है और फिर आपने इन शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों का चयन करना है। और ये जो दूसरी भाषा के शब्दों का आप चयन करोगे, ये उन शब्दों के समतुल्य होने अनिवार्य हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? शब्दों की समतुल्यता का सिद्धांत इसे कहा जाएगा।
उसके बाद बेटे अगर हम बात करें श्लिष्ट शब्दों की, श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं, श्लिष्ट का क्या अर्थ होता है? तो श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। अतः श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह शब्द जिसमें एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका या सटा रहता है। शब्द एक है और उसके साथ कोई दूसरा अर्थ भी चिपका हुआ है। तो क्या होता है, कहीं कहीं लेखक जो है एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अनुवादक का कार्य जो है वो कठिन हो जाता है। उसे ऐसा हिंदी समानार्थक खोजे नहीं मिलेगा जिसके उस प्रसंग में एक साथ वे ही दोनों अर्थ हो सकें। अर्थात कहने का भाव क्या है, कहने का आशय क्या है कि अगर हमने किसी भाषा में ऐसा शब्द पढ़ लिया जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो हमारे लिए, अनुवादक के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति हो जाती है कि उसी तरह का दूसरा शब्द वो किस प्रकार से चुने। तो शब्दों का स्पष्टीकरण, शब्दों का स्पष्टीकरण और उसकी व्याख्या, शब्दों का स्पष्टीकरण और उसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर जो है अनुवादक के लिए एक सहारा जो है वो सिद्ध हो सकती है। अब शब्दों का स्पष्टीकरण या व्याख्या क्या है? जब आपने एक पंक्ति पढ़ी, आपने एक पैरा पढ़ा, तो आपको ये पता लग गया कि ये जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है, ये होना चाहिए। तो आपने दूसरी भाषा में भी वैसा ही शब्द चुना जैसा इस शब्द का यहाँ पर अर्थ निकलता था। ठीक है, तो ये क्या था, श्लिष्ट शब्द थे। ठीक है, समानार्थकता सिद्धांत को हम शब्द प्रति शब्द का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसके अतिरिक्त और भी एक बात है, वो क्या है, वो है वाक्यों की समानार्थकता का सिद्धांत। वाक्य जो हैं उनका समान होना। ठीक है, एक समान, जैसे इधर हमें जैसा अर्थ हमें इधर मिला, जैसे वाक्य हमने इधर पढ़े, इस भाषा में पढ़े, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, वैसे ही हमने उस भाषा में पढ़नी है या देखने को हमें चाहिए जिस भाषा में हमने अनुवाद किया है। वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत। अनुवादक ने अंग्रेजी की किसी रचना का, उसमें प्रयुक्त शब्दों का कितनी अच्छी तरह समझा है। अनुवादक जो है उसने अंग्रेजी भाषा में किसी रचना को या उसमें प्रयुक्त शब्दों को कितनी अच्छी तरह से समझा है और शब्दों के जो हिंदी समानार्थक उसने चुने हैं वे कितने सही और सटीक हैं, इसकी कसौटी उस अनुवाद के वाक्य होती है। ठीक है, तो जो अनुवादक ने कार्य किया है भाषा को बदलने का, रचना को बिना अर्थ बदले किसी दूसरी भाषा में बदलने का, तो ये कसौटी वहीं पे सिद्ध होती है, वाक्यों की समानार्थकता कितनी है, अर्थात दोनों वाक्यों में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी समानार्थकता है। ठीक है, जैसा इस यहाँ पे एक भाषा में है वैसा ही दूसरी भाषा में भी हम लोगों को दिखाई देता है, तभी वह समानार्थक सिद्ध होता है। एक बात विशेष और है बच्चों, वो क्या है, वो होती है, अक्सर बच्चों के अनुवादक के मन में ये प्रश्न आता है और वो पूछ भी लेते हैं कि सर ये बात तो ठीक है कि जैसी भाषा हमने वहाँ पढ़ी, जैसा अर्थ हमने एक रचना को पढ़कर ग्रहण किया, वैसा ही अर्थ जो है, वैसा ही शब्दों का चयन जो है हमने दूसरी भाषा में करना है। लेकिन क्या
सर हम लोगों ने चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम लगा दिया, अर्ध कॉमा लगा दिया, पूर्ण कॉमा लगा दिया, तो क्या चिन्हों का प्रयोग भी तब्दील होगा, बदला जाएगा, उसका भी अनुवाद होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप अंग्रेज़ी भाषा से हिंदी भाषा में तब्दील कर रहे हो, बदल रहे हो, या आप हिंदी भाषा से अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद कर रहे हो, या आप अंग्रेज़ी भाषा से बंगला भाषा में, मराठी भाषा में बदल रहे हो, अनुवाद कर रहे हो और किसी रचना को लिखित रूप दे रहे हो, अलग रूप दे रहे हो, तो शब्दों के साथ साथ विराम चिन्हों को भी बदला जाना अति आवश्यक है। अब मन में फिर एक प्रश्न उठता है कि अनुवाद जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है, अनुवाद की ज़रूरत क्या है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अनुवाद की जो है अलग ज़्यादातर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, किसी एक विचारक के विचारों को समाज के विभिन्न, देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद की ज़रूरत पड़ी। अब मान लीजिए अंग्रेज़ी भाषा का एक बहुत अच्छा लेखक है, राइटर है, तो उसने एक बहुत अच्छी पुस्तक जो है अंग्रेज़ी भाषा में लिखी है, तो ये वो चाहेगा कि उसकी जो ये पुस्तक है ना केवल अंग्रेज़ी भाषा जानने वाले लोग अपितु वह लोग भी पढ़ सकें जो अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं रखते या कम रखते हैं, और हिंदी भाषा का ज्ञान भरपूर रखते हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपनी अंग्रेज़ी की पुस्तक को अनुवाद करवाएगा, या उसकी अंग्रेज़ी की पुस्तक जो है अनुवादित होकर हिंदी भाषा में अनुवादित होकर पाठक के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, और ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, संगणक के क्षेत्र में, इत्यादि अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और अनुवाद जो है वो समाज का, देश का एक अभिन्न अंग जो है वो बनता जा रहा है। अनेकों पुस्तकें, अनेकों रचनाएं, अनेकों पत्र पत्रिकाएं अनुवाद होकर दूसरे शहरों में, राज्यों में जाती हैं और पाठक को ज्ञानवान बनाती हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी चर्चा अनुवाद और उसके व्यवहार पर और उसके सिद्धांतों पर। जब भी आप इस इकाई को पढ़ोगे तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग ये पूर्ण तौर पर समझ जाओगे। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, उस इकाई को पढ़ने के बाद आप लोग पूर्ण तौर पर ये समझ जाओगे कि अनुवाद होता क्या है, इसे क्या कहा जाता है, अनुवाद के सिद्धांत क्या हैं, उसका व्यवहार कहाँ है, अनुवाद का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, इसे विराम देता हूँ।
आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।